Good morning, student. Welcome to my channel, Successful Sing Teach. Okay. So today we will look that is resources and development, which is NCERT book class 10th geography first chapter. So resources and development के बारे में हम पढ़ेंगे आज ये वीडियो माध्यम से, और मैं आप लोगों को completely इंफॉर्मेशन दूंगा. ठीक है, लाइन बाइज लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के बारे में. ठीक है, तो चलो हम लोग वीडियो शुरू करेंगे. और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, नोटबुक पकड़ के बैठो, पेन और नोटबुक ठीक है साथ में रखो, नोट्स करते रहो. जो इम्पोर्टेंट है वो कंपलसरी आप लोग को नोट्स करो, अच्छा रहेगा. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. So everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technological accessible, economical feasible and culturally acceptable, can be termed as resources. ठीक है, रिसोर्सेस किसको बोला जाता है? जो हमारा सेटिस्फाई करता है, कैसे नीड का हिसाब से सेटिस्फाई करता है, और वो कैसे प्रोवाइड होता है? टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोवाइड होता है, और इकोनॉमिकल फिजिबल होता है. ठीक है, और कल्चरली एक्सेप्ट करता है, मतलब हमारा सोसाइटी वो रिसोर्सेस को ध्यान में रखना. तो ये हो गया रिसोर्सेस. अभी देखो ये टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल क्या है, मतलब कि इधर एक रिसोर्सेस है. ठीक है, इधर एक रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं, और सपोज टू टेक्नोलॉजी भी है, वो टेक्नोलॉजी वो रिसोर्सेस को निकाल पाएगा कि नहीं. सपोज टू निकाल पाएगा, वो हो गया टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो गया. उसके बाद इकोनॉमिकल फीसिबल. ठीक है, इकोनॉमिकल फीसिबल क्या होता है? मान लो इधर 5 रुपए का सामान है, कोई भी सामान 5 रुपए. ठीक है, 5 रुपए का सामान, वो सामान को निकालने के लिए हमारा 7 रुपये खर्च आ रहा है. कितना? 7 रुपये खर्च आ रहा है. तो ये इकोनॉमिकल फिजिबल हुआ क्या? नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा घट रहा है. एक्चुअली रिसोर्सेस कितना है? 5 रुपये का, लेकिन हम लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं उसमें 7 रुपये. तो ये इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं हुआ. तो मान लो वो 5 रुपये के 7 रुपये की जगह पर हम लोग 3 रुपये या 2 रुपये खर्च करेंगे, तभी हमारा मुनाफा होगा. इसको बोलेंगे कौन सा? इकोनॉमिकली फिजिबल. और उसके बाद एक पॉइंट है कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब जो रिसोर्सेज हम लोग यूज कर रहे हैं वो सोसाइटी मानना पड़ेगा. ठीक है, मान लो अभी कोई कोई खाते, स्नैक को भी खाते. ठीक है, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं, क्योंकि वो मतलब सोसाइटी नहीं मानेगा, हमारा कल्चरली वो नहीं है, इसलिए वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है. क्लियर माई पॉइंट है? ओके. उसके बाद आ जाओ, हमारा कौन सा है? ये जो आप लोग देख रहे हो ये ट्रायंगुलर. ठीक है, ये ट्रायंगुलर आप लोग देख रहे हो, ये ट्रायंगुलर क्या है समझो. सो ये ट्रायंगुलर पहला क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट, जो कि नेचर भी बोला जाता है. उसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके बाद इंस्टीट्यूशन, बीच में क्या है? ह्यूमन. मतलब ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा ये सब यूज किया जाता है. ठीक है, ये सब यूज किया जाता है, और ये तीनों चीज है ना इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप. ध्यान में रखना, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, ये तीनों चीज इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप. क्लियर माई पॉइंट? समझ में आया ना? वही बात यहीं पर लिखा है, यही बात यहीं पर लिखा है. कहाँ पर है? यहीं पर बताया, ये पैराग्राफ में बताया. उसके बाद एक पॉइंट है, देखो, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? सो human being interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development. मतलब ह्यूमन बीइंग क्या करता है? इंटरेक्ट करता है किसके द्वारा? किसके साथ? नेचर के साथ. ध्यान में रखना, नेचर के साथ इंटरेक्ट. और कैसे इंटरेक्ट करता है? टेक्नोलॉजी के द्वारा. ध्यान में रखना, टेक्नोलॉजी के द्वारा इंटरेक्ट, और इंटरेक्ट करके इंस्टीट्यूशन बनाता है, और वो जो रिसोर्सेस है ना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करता है. ठीक है, ये होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्लियर माई पॉइंट? अभी देखो एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. आप लोगों का आंसर क्या होगा? आप लोग का आंसर जरूर दे आर नॉट, मतलब ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं होता. जो रिसोर्सेस अवेलेबल है हमारा सराउंडिंग में, हमारा एनवायरनमेंट में, तो ये फ्री ऑफ गिफ्ट नहीं. क्यों नहीं होता है? देखो इसको थोड़ा समझो. क्योंकि वो रिसोर्सेस के ऊपर कुछ फंक्शन होना चाहिए. ध्यान में रखना, फंक्शन होना चाहिए. और किसके द्वारा? ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा. ध्यान में रखना, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा फंक्शन होना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए. और काम करेगा तो कंपलसरी आप लोग को इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, कंपलसरी इन्वेस्टमेंट तो होगा. ठीक है, तो तभी क्या होगा? वो रिसोर्सेस को यूज कर पाएगा. इसलिए जो है ना ये फ्री गिफ्ट नहीं होता है. उसके बाद ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ह्यूमन बीइंग देम सेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेस. तो हम लोग है ना ह्यूमन बीइंग है, हम लोग एक एसेंशियल, क्या है? एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेस. हम लोग भी एक एक रिसोर्सेस है. ध्यान में रखना.
उसके बाद आ जाओ, जो रिसोर्सेस को क्लासिफिकेशन किया गया, देखो रिसोर्सेस को क्लासिफिकेशन किया गया है ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से बिलोंग्स करता है, और ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। उसके बाद एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, और ये रिन्यूएबल होगा या नॉन रिन्यूएबल होगा, क्लियर माय पॉइंट। उसके बाद कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब क्या है, मालिक या बॉस, ठीक है। ये इंडिविजुअली हो सकता है, आपका घर है, बाइक है, आपका नोटबुक हो, टेक्स्ट बुक, स्टडी मटेरियल्स, ठीक है, ये आपका स्कूल, ये सब क्या हो गया हमारा, इंडिविजुअली हो गया। उसके बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब एक यूनिटी का कोई रिसोर्सेस है, वो हो गया मतलब कम्युनिटी रिसोर्सेस। मान लो क्या, टेम्पल्स हो गया, मान लो कि मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, ठीक है। ऐसे कोई जमीन हो गया, टेम्पल का जमीन हो गया, वो हो गया क्या है, कम्युनिटी रिसोर्सेस हो गया। उसके बाद नेशनल, देश का रिसोर्सेस, ठीक है, जो अपना टेरिटरी, मान लो ये टेरिटरी है, ठीक है, इसमें कुछ भी रिसोर्सेस आ रहा है वो किसका हो जाएगा, नेशनल का हो, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्सेस, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, मान लो ये एक देश है, ठीक है, और ये एक देश है, इसका बॉर्डर यही है, इसका बॉर्डर यही है। देखो ये देश क्या है, इतना जो 12 नॉटिकल माइल है ना, इतना तक 12 नॉटिकल माइल मतलब कितना हो गया, 22 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर, उतना तक एक देश क्या करेगा, रिसोर्सेज को यूज कर पाएगा, ठीक है। और उसके उससे ज्यादा हो गया मतलब वो, मान लो 50 किलोमीटर दूर में रिसोर्सेस है, वो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल रिसोर्सेस हो जाएगा, ध्यान में रखना ये पॉइंट। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में क्या क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब जो रिसोर्सेस हम लोग यूज नहीं करते, ध्यान में रखना, और डेवलप जो रिसोर्सेस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, अभी यूज कर रहे हैं, वो हो गया डेवलप, और स्टॉक हम लोग रखे स्टॉक, ठीक है। और उसके बाद कुछ रिसोर्सेस को रिजर्व किया जाता है फ्यूचर के लिए, क्लियर माय पॉइंट। अभी आ जाओ, हमारा कौन सा है, रिसोर्सेस कितने हिस्सों में बांटा गया, मतलब इसका रिसोर्सेस का कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो देखो रिसोर्सेस को पहले तो दो हिस्सों में बांटा गया, एक हो गया नेचुरल, एक हो गया ह्यूमन, ठीक है। और ह्यूमन को दो हिस्सों में बांटा गया, ह्यूमन रिसोर्सेस को, एक हो गया स्ट्रक्चर रिसोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन रिसोर्सेस। उसके बाद क्वांटिटी एंड क्वालिटी रिसोर्सेस। देखो क्वांटिटी एंड क्वालिटी रिसोर्सेस, ये भूलना मत, ये टेबल है ना, ऐसे ब्लैंक दे देगा आप लोग को फिलअप करने के लिए बोले, ठीक है, उस टाइम पर आप लोग को फिलअप करना। उसके बाद हो गया हमारा कौन सा, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, जो कि रिनोवेबल है, और एक हो गया नॉन रिनोवेबल। रिनोवेबल मतलब समझते हैं ना, जो मतलब खत्म होने के बाद में हम लोग को उसको क्या बना सकते हैं, वो हो गया रिनोवेबल। जैसे हो गया विंड्स हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ठीक है। ऐसे नॉन रिनोवेबल जो खत्म नहीं होने के बाद भी क्या होता है, मतलब खत्म होने के बाद हम लोग को बना नहीं पाते, ठीक है, वो हो गया रिनोवेबल। और ये नॉन रिनोवेबल को भी क्या दो हिस्सों में बांटा, हो गया रिसाइकलेबल, एक हो गया नॉन रिसाइकलेबल। देखो ये रिसाइकलेबल क्या होता है, ये नॉन रिन्यूएबल में आता है, लेकिन इसको हम लोग बना सकते हैं, कौन सा आ गया, मान लो कि मेटल हो गया, जो कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, ये सब को क्या हम बना सकते हैं। और नॉन रिसाइकलेबल को कभी भी नहीं बना सकते, एक बार खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया, और इसको बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है, ध्यान में रखना, मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो कि फॉसिल फ्यूल हो गया, हमारा पेट्रोल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, उसके बाद कोल हो गया, ये सब क्या होगा, नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेस। उसके बाद हमारा कौन सा आ जाओ, जो बायोलॉजिकल, ठीक है, जो बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल भी दो हिस्सों में बांटा गया, एक हो गया फॉरेस्ट जो कि नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, और एक हो गया एनिमल्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ बोलते हैं, ध्यान में रखना, इसको बांटा गया। उसके बाद जो रिनोवेबल, रिनोवेबल को जो बांटा गया था बायोलॉजिकल और कंटिन्यूस और फ्लो, फ्लो मतलब हो गया हमारा वाटर हो गया, उसके बाद हमारा हो गया कौन सा, विंड हो गया, ठीक है, एयर एटमोस्फेयर, ये सब हो गया, ध्यान में रखना। ये टेबल आप लोगों को कंपलसरी रट्टा मार लो, या जो कुछ भी करना है रखो, क्योंकि एग्जाम में पूछता है ये टेबल, ठीक है। चलो अभी देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। सो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या होता है, देखो रिसोर्सेस को डेवलप करना है, रिसोर्सेस को डेवलप करना, देखो रिसोर्सेस आर विटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल as well as for maintaining the quality of, मतलब ये रिसोर्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए रिसोर्सेस बहुत जरूरत हो, और ये मेंटेन करता है कैसा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, किसका, ह्यूमन का, ध्यान में रखना, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन।
और इट वाज बिलीव दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ठीक है, हम लोग बिलीव करते हैं जो रिसोर्सेस है ना ये फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। लेकिन ऊपर क्या दिखे, ऊपर क्या देखे, दिस इज नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, है कि नहीं। लेकिन इधर बोल रहा है जो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, इसका मतलब हो गया वो रिसोर्सेस के साथ हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारे रिसोर्सेस प्रॉब्लम में आ जाता है उसका बारे में देखेंगे। ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली, ध्यान में रखना ये पॉइंट। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेटली, जो ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं जैसे तैसे यूज करते हैं, मतलब प्रॉपर ढंग से यूज नहीं करते रिसोर्सेस का। इसका वजह से क्या हो जाता है, रिसोर्सेस प्रॉब्लम में आ जाता है, मतलब डिप्लेशन हो जाता है। क्या होता है, डिप्लेशन हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीडी ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। मतलब ग्रीडी, ग्रीडी वर्ड से आप लोग समझते हैं ना, जो है ना ग्रीडीनेस बोलते हैं। ठीक है, ग्रीडीनेस रिसोर्सेस, जब एक आदमी है ना, एक आदमी ग्रीडीनेस हो जाएगा ना, सबको फुलफिल नहीं हो पाएगा। क्यों इंडिविजुअल को फुलफिल होगा, सबको नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए रिसोर्सेस को जितने प्लानिंग के हिसाब से, जितने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से यूज करेगा अभी अच्छा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, नेक्स्ट पॉइंट है accumulation resources in few hands which in turn divided the society into segment is that have and have nots और rich and poor। देखो ऐसे हमारा जो रिसोर्सेस है जैसे तैसे करके हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका वजह से क्या होता है, सोसाइटी दो हिस्सों में बटा जाता है। ठीक है, दो हिस्सों में बट जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, अभी उसको पोटेंशियल नहीं मिलेगा, प्लानिंग नहीं मिलेगा, रूल्स रेगुलेशन नहीं मिलेगा। क्या होगा, अभी मान लो कि पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल का एग्जाम्पल ले लो। पेट्रोल में बोलेगा 1 लीटर 500 रुपया। ठीक है, 1 लीटर 500 रुपया। सो 1 लीटर 500 रुपया देकर आप लोग को कंपलसरी खरीदना है, क्योंकि पेट्रोल एक एसेंशियल रिसोर्सेस हो गया। तो इसमें क्या होगा, जिसके पास पेट्रोल है वो आदमी रिच होने जाएगा, और जिसके पास पेट्रोल नहीं वो पुअर होगा। क्यों पुअर होगा, क्योंकि उस वो कंपलसरी पेट्रोल नहीं खरीद रहेगा तो वो गाड़ी नहीं चलेगा ऐसे। ठीक है, तो रिसोर्सेस को अच्छी तरह यूज करना जरूर होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, indiscriminately exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। मतलब आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो ओवर एक्सप्लोइटेशन, जो रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लोइटेशन का वजह से क्या क्या हो सकता है, जो हमारा जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस वो बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है, हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो जाता है। ठीक है, आप लोग मालूम है ओजोन लेयर कौन सा लेयर पे है, ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाया जाता है, इसको भी बोलते हैं जेट लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेट लेयर बोलते हैं, ध्यान में रखना। उसके बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन है, लैंड एरोशन होगा, डिग्रेडेशन मतलब एरोशन होगा। ठीक है, ध्यान में रखना ये पॉइंट को। उसके बाद आ जाओ दूसरा, unequitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace। मतलब क्या, unequitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace। मतलब हमारा जो रिसोर्सेस है ना, मतलब अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं, देखो इधर पानी मिलता है तो ये साइड पे क्या मिलेगा, ये साइड पे मान लो कि विंड मिलेगा। इसीलिए है ना ये रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज करना पड़ता है, क्योंकि एक जगह पर सब कुछ नहीं मिलेगा। तो तभी क्या होगा, ग्लोबल पीस बनेगा। ग्लोबल पीस मतलब क्या होगा, सबको मिल पाएगा। ठीक है, सबको मिल पाएगा। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेस डिप्लेशन बाय ए फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। समझ में आया ना। तो अभी देखो रिसोर्सेज को हम लोग डिप्लेशन कर देंगे, प्रॉब्लम में डाल देंगे कोई कंट्री के द्वारा या कुछ आदमी के द्वारा, ये फ्यूचर के लिए डेंजर हो जाएगा। ठीक है, अवर प्लैनेट में, प्लैनेट मतलब कौन सा है, अर्थ में जो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होगा, ये पॉइंट को ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद therefore, resources planning is essential for a sustainable existence of all forms of life। क्या है, इसको ध्यान में रखना। क्या है, therefore resources planning क्या है, प्लानिंग के हिसाब से उसको यूज किया जाए। और किस लिए, सस्टेनेबल एक्सटेंस के लिए। सस्टेनेबल एक्सटेंट मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। ध्यान में रखना, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, अभी के लिए और आगे के लिए भी क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेस को बचाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। Okay?
सो अभी आ जाओ हमारा ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसको थोड़ा देखो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, इसको ध्यान में रखना। शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब ये क्या बोला गया, सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के लिए नहीं, मतलब प्रेजेंट के लिए नहीं है, ठीक है, ये फ्यूचर के लिए भी क्या किया जाता है, बचा जाता है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, एनवायरमेंटल को डैमेज नहीं करता, ध्यान में रखो। उसके बाद इधर आ जाओ, हमारा जो समिट हुआ था 1992, ठीक है, 1992 में पहली अर्थ समिट हुआ था। कहाँ पर हुआ था, रियो डे जेनेरो में, ठीक है, रियो डे जेनेरो अर्थ समिट। ये क्या है मैं आप लोग को बताऊंगा। इन जून 1992, ये ईयर याद रखना, ठीक है, ये कौन सा है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स में डाल देता है, ये ईयर याद रखना 1992। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स बोले तो कंट्री, ध्यान में रखना, ठीक है, मीट इन रियो डे जेनेरो इन ब्राजील। कहाँ पर मुलाकात हुआ था, ब्राजील का रियो डे जेनेरो जगह पर, ये जगह का नाम है, ठीक है, रियो डे जेनेरो जगह में मीट हुए थे कितने कंट्री, 100 कंट्रीज से। एंड फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, ध्यान में रखना, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, मतलब फर्स्ट इंटरनल अर्थ समिट कब हुआ था, ये 1992 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में हुआ था। जगह कौन सा है, रियो डे जेनेरो, ध्यान में रखना, ये कितना क्वेश्चन बन गया, ठीक है। एंड द समिट वाज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखो देन ये अर्जेंट, ध्यान में रखना, ये अर्जेंट फॉर प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, ध्यान में रखना, ठीक है। क्या है ये समिट, किस लिए हुआ था, ये समिट हुआ था जो हमारा एनवायरमेंटल को प्रोटेक्शन करना है और सोशियो इकोनॉमिक डेवलप करना है एट द ग्लोबल लेवल में, ध्यान में रखो, ठीक है, ग्लोबल लेवल में इसको इकोनॉमिकल डेवलप करना। The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity। मतलब ये जो 100 स्टेट्स ने साइन किए, किस लिए, जो जो डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, तो उसका बारे में वो लोग साइन किए थे। और एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में साइन किए थे, जो हमारा फॉरेस्ट एनिमल्स वगैरह जो है ना, उसका कैसे डिप्लेशन हो रहा है, उसका कैसे प्रॉब्लम हो रहा है, उसका बारे में ये लोग साइन किए थे। And the Rio Convention endorsed the global forest principle and adopted Agenda 21। देखो Agenda 21 ध्यान में रखना, ये साइन हुआ था Agenda 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। मतलब एजेंडा 21 क्या, एजेंडा 21 वही है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है, कब तक अचीव करना है, 21 सेंचुरी, मतलब 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है। व्हाट इज माय पॉइंट। उसके बाद आ जाओ हमारा एजेंडा 20, एजेंडा 21 ये क्या हुआ, ये कहाँ पर हुआ था, ये अनसेड में हुआ था, अनसेड, ठीक है, अनसेड ये एक उधर ये ब्राजील में है, लेकिन इसका ऑर्गेनाइज कौन है, अनसेड, ठीक है, अनसेड ध्यान में रखना। अनसेड, अनसेड मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, so which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It is aims to achieving global sustainable development। इसका एम क्या था, ग्लोबल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एम था। उसके बाद इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बाट एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज को बचाना है, पॉवर्टी लाइन को हटाना है, डिजीज को भी हटाना है। और ये कॉपरेशन करेगा इंटरेस्ट का हिसाब से एंड म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड responsibility on a major objective on the agenda 21 is the is that every local government should draw its own local agenda। ठीक है, समझ में आया ना आप लोग, जो है ना ये एजेंडा 21 क्या क्या करना है, इसको मतलब पॉवर्टी को दूर करना है और एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है उसको भी दूर करना है और डिजीज को भी दूर करना है, ठीक है। और ये कैसे दूर होगा, कहाँ पर दूर होगा, नेशनल लेवल, उसके बाद लोकल लेवल भी, ठीक है, इंटरनेशनल, नेशनल एंड लोकल लेवल, ये क्या होगा, दूर करने के लिए ये साइन हुआ एजेंडा 21। अभी आ जाओ हमारा कौन सा है,
रिसोर्सेस प्लानिंग, ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेस प्लानिंग क्या होता है? रिसोर्सेस प्लानिंग, planning is the widely accepted strategy for the judicious use of resources। मतलब ये judicious को समझो, ठीक है, judicious मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब ये रिसोर्सेस को यूज करने के लिए या कुछ भी करने के लिए क्या होना चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है, उसका स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, तभी रिसोर्सेस अच्छा रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। इट हैज इंपॉर्टेंस in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources। इंडिया क्या है? डाइवर्सिटी, रिसोर्सेज भी डाइवर्सिटी, एक जगह पर सब नहीं मिलेगा, है कि नहीं, एक एक जगह पर डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज मिलेगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसको स्ट्रैटेजी फॉर द जुडिशियल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देर आर रीजन्स which are rich in certain types of resources but are deficient in some others रिसोर्सेस, ठीक है। मतलब क्या, एक जगह पर सफिशिएंट रिसोर्सेस है और एक जगह पर सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं। मान लो कि एक जगह पर एक रिसोर्सेस सफिशिएंट है और एक जगह पर एक रिसोर्सेस सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए जो रिसोर्सेस है ना वो भी डाइवर्सिटी है। सो देर आर सम रीजन्स व्हिच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड देर आर सम रीजन्स व्हिच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम विटल रिसोर्सेस। मतलब एक जगह पर पूरा अवेलेबल रिसोर्सेस है, ठीक है, सफिशिएंट रिसोर्सेस है, और एक जगह पर क्या है? सेल्फ सफिशिएंट, मतलब थोड़ी बहुत सफिशिएंट रिसोर्सेस है। गॉट इन माय पॉइंट? एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, ये स्टेट में क्या है? मिनरल्स एंड कोल ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। कौन सा? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जगह पर मिनरल्स एंड कोल्स ज्यादा पाया जाता है। देखो अरुणाचल प्रदेश में इसमें क्या ज्यादा पाया जाता है? वाटर रिसोर्सेस बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये जो अरुणाचल प्रदेश में वाटर ज्यादा है लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो डेवलप नहीं है, ठीक है। देखो रिसोर्स डिफरेंस हो रहा है कि नहीं, इधर कुछ मिल रहा है, इधर कुछ मिल रहा है। उसके बाद जो कुछ स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में क्या है? उसमें ज्यादा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी मिलेगा, ठीक है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, लेकिन क्या होता है? पानी नहीं, लैक ऑफ पानी, वाटर। सो ये इसका प्रॉब्लम होता है। उसके बाद हमारा लद्दाख रीजन में देखो, लद्दाख रीजन में क्या है? उसमें ज्यादा मिलता है, मतलब वो रिच से कल्चरल हेरिटेज है, मतलब टूरिज्म प्लेस है, वो एक आइसोलेटेड स्टेट है, ठीक है, सॉरी आइसोलेटेड यूटी है, तो लेकिन उसमें ज्यादा मिलता है कौन सा? कल्चरल हेरिटेज, मतलब टूरिज्म। लेकिन जो डेफिशिएंट इन वाटर, वाटर सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये ग्लेशियर एरिया है, ध्यान में रखना, ग्लेशियर एरिया है, इसका वजह से वाटर सफिशिएंट डेफिशिएंट होता है, मतलब सेल्फ। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम विटाल मिनरल्स क्या है? मिलता नहीं है उतना। क्लियर माई पॉइंट है? आप लोग को समझ में आया? अभी आ जाओ, हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? रिसोर्सेस प्लानिंग इन इंडिया। जो रिसोर्सेस है ना, इंडिया में कैसे प्लानिंग किया जाता है उसके बारे में देखो। इसमें 3 पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको थोड़ा देखना, अच्छी तरह देखना, ठीक है। सो नोट्स भी करो, अच्छा रहेगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोलता है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो पहले क्या करना पड़ेगा? रिसोर्सेस को इन्वेंटरी करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। पहला आइडेंटिफिकेशन करना, कहाँ पर रिसोर्सेस है उसको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेस। देखो आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके सर्वे करना पड़ेगा, उसका मैपिंग करना पड़ेगा, कितना एरिया पे है, ठीक है, कितना एरिया पे है, और उसका क्वालिटी कैसा है चेकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद उसका क्वांटिटी कैसा है, मान लो कि इधर इधर रिसोर्सेस है, ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद मैपिंग भी हो गया, सर्वे भी हो गया, क्वालिटी भी चेकिंग हो गया, और क्वांटिटी देखना पड़ेगा, इतना इधर कितना रिसोर्सेस आएगा, ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा। उसके बाद एस्टिमेट करके, जो मेजरमेंट करके उसमें काम किया जाता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? एवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोइड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग
रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। उसके बाद सब देख लिया, मैपिंग देख लिया, क्वालिटी देख लिया, क्वांटिटी देख लिया, उसके बाद प्लानिंग करेगा उसको कैसे हम लोग को बनाएंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए स्किल भी चाहिए, उसके लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद काम करने के लिए मतलब रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट देखो, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। सो रिसोर्सेस आप लोग एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब रिसोर्सेस निकाल दिया, उसको नेशनल के लिए मतलब कंट्री के लिए, कंट्री का डेवलप के लिए प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्री का डेवलप के लिए प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। जो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है, इंडिया हैज मेड concerted efforts for achieving the goals of resource planning rights from the first 5 years plan launched after independence। मतलब ये बोला गया, ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है, जो इंडिया है ना, जो रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, ठीक है, देश को डेवलप करने के लिए 5 ईयर से प्लान रखा गया। अब ये आफ्टर इंडिपेंडेंट, ध्यान में रखना, आफ्टर इंडिपेंडेंट ये 5 ईयर से प्लान है जो रिसोर्सेज को डेवलप करने। मिनट, और एक मैसेज आ गया था। ठीक है, इंडिया हैज मेड कंसल्टेड, ओके ये पढ़ लिया। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट है, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। सो ठीक है, तो क्या एनी रीजन डेवलप होने के लिए क्या है, उसमें रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा, नहीं तो नहीं। बट मोर अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज इन द absence ऑफ corresponding चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसमें काम करने के लिए भी पसंद नहीं होगा। जहां पर थोड़ी बहुत रिसोर्सेस है ना, उधर काम करने के लिए अच्छा रहेगा, और जहां पर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस है वो क्या करेगा, डेवलप नहीं हो पाए। ठीक है, देर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूड इन इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन्स। मतलब क्या हो गया, वैसे हमारा देश में बहुत क्या है, स्टेट्स है, उसमें रिसोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन वो क्या है, बैकवर्ड है। क्यों डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके साथ अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल्स नहीं है। ठीक है, और जो नॉलेज वगैरह क्वालिटी क्वांटिटी नहीं है, उसका वजह से क्या होता है, वो बैकवर्ड में चला जाता है। और ऑन द contrary, here are some regions which have a poor resources base but they are economical developed। ठीक है, समझ में आया ना, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कुछ एरिया जो रिसोर्सेस नहीं है फिर भी क्या होता है, वो डेवलप होता है। ठीक है, डेवलप होता है, ध्यान में रखना। और एक बात देखो, ये कॉलोनाइजिंग कंट्रीज, कॉलोनाइजिंग कंट्रीज मतलब हमारा इंडिया भी एक कॉलोनाइजिंग कंट्री है। तो देखो, कॉलोनाइजिंग कंट्री मतलब ये होता है कुछ आदमी के द्वारा, कुछ कंट्री के द्वारा एक कंट्री को ऑक्युपाई किया जाता है, वो होता है कॉलोनाइजिंग कंट्री होता है। ठीक है, सो अभी देखो, ये कॉलोनाइजिंग कंट्री जैसे कि ब्रिटिशर आए थे इंडिया को, वो किस लिए आया था, हमारा जो रिसोर्सेस लेने के लिए आए थे। मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ ये पैराग्राफ। ठीक है, सो ये जो ब्रिटिशर क्या के, उसके पास टेक्नोलॉजी था, ठीक है, उसके पास स्किल भी था, इसका वजह से इंडिया में जो भी रिसोर्सेज है वो एक्सट्रैक्ट करके उसका देश लेके गया। ठीक है, ध्यान में रखना, उसका देश ले गया क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल और स्किल भी अवेलेबल, उसका वजह से हमारा रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उसके साथ लेके गया। अभी आ जाओ, हमारा कौन सा है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब यह होता है रिसोर्सेज को बचाना है, ध्यान में रखना, रिसोर्सेज को बचाना। कैसे बचाएंगे, देखो, रिसोर्सेज आर विटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये तो आप लोग को मालूम, हम लोग को मालूम, रिसोर्सेज है ना, डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहता। बट irrational consumption and over utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। मतलब क्या हो गया, मतलब irrational मतलब अच्छा से आप लोग वो ना जैसे चाहे जैसे यूज कर रहे हैं, और यूटिलाइजेशन भी ठीक से नहीं कर रहे, तो उसका वजह से क्या होता है, रिसोर्सेज को प्रॉब्लम आता है। ठीक है, जो हमारा एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम आता है, गॉट इट। एंड टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज conservation at various levels in importance, and this had been the main concern of the leaders and thinkers in the past। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये रिसोर्सेज को बचाने के लिए महात्मा गांधी जी क्या बोला वो देखेंगे। ठीक, महात्मा गांधी जी वॉज वेरी अपार्ट इन
voicing his concern about resources conservation in these words। देखो महात्मा गांधी का वर्ड्स देखना, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब महात्मा गांधी बोला देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब महात्मा गांधी बोले सबके लिए अवेलेबल है, रिसोर्सेस पूरा फुलफिल है, लेकिन ग्रीडी के लिए फुलफिल नहीं। ग्रीडीनेस आप लोग समझते हैं ना, लोभी के लिए फुलफिल नहीं है। क्लियर माय पॉइंट, वो बोले थे। और उसका और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट थोड़ा देखो। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में वो अगेंस्ट है, मतलब वो विरोधी कर रहा था मास प्रोडक्शन। तो वो चाहता था क्या है, देखो प्रोडक्शन बाय द मासेस। ठीक है, अभी मान लो ये एक इंडस्ट्री है, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकल रहा है, ये इसमें क्या फायदा है, कुछ भी फायदा नहीं। ठीक है, जो हमारा जो जितने भी लेबर्स वगैरह एम्प्लॉयज है वो लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय के द्वारा प्रोडक्शन निकलना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब यही था। उसके बाद आ जाओ हमारा कुछ ये जो कंजर्वेशन के जैसे कुछ रिपोर्ट आया था और कुछ स्लोगन भी आया था, कुछ बुक भी पब्लिश किया है, उसको देखेंगे। ठीक है, एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लॉफ ऑफ रोम, ध्यान में रखना ये एक व्यक्ति का नाम है, एक पर्सन का नाम है, एडवोकेट किए थे रिसोर्सेज कंजर्वेशन के वजह से। ठीक है, रिसोर्सेज कंजर्व मतलब रिसोर्सेज को बचाने के लिए इन्होंने एडवोकेट किए थे। ये कब किए थे, 1968 में किए थे, ये ईयर ध्यान रखना। और उसके बाद ये उसका नाम भी ध्यान में रखना। ठीक है, 1968 में। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलोसॉफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय सुमाचार। ठीक है, क्या है सुमाचार, प्रोनाउंसिएशन सुनना, सुमाचार ध्यान में रखना। सुमाचार इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, मतलब गांधीयन फिलोसॉफी, मान गांधी को वो चाहता था, गांधीयन का हिसाब से वो काम करना चाहता था, उसका नाम क्या है, सुमाचार। ठीक है, वो एक बुक पब्लिश किया है जो कि रिसोर्सेज कंजर्वेशन करना है। तो वो बुक का नाम क्या है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ध्यान में रखना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसके बाद the seminal contribution with respect to the resources conservation at the global level was made by the ब्रूंटलैंड। ठीक है, ब्रूंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। ठीक है, एक ये जो रिसोर्सेज कंजर्वेशन करने के लिए एक कमेटी बिठा गया था। ठीक है, कमीशन बैठाया गया था, कब बैठाया गया था, 1987। वो कमीशन का नाम क्या था, ब्रूंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। एंड ये रिपोर्ट क्या बोल रहा है, देखो दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ध्यान में रखना, ये ब्रूंटलैंड किसके बारे में बता रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या आता है, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, ध्यान में रखना, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। ठीक है, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड advocated it has a means of resources conservation which was subsequently published in a book entitled Our Common Future। ठीक है, और जो ये हमारा जो ब्रूंटलैंड कमीशन एक बुक पब्लिश किया किसका ऊपर, जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो बुक का नाम क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर, ध्यान में रखना, आवर कॉमन फ्यूचर। गॉट इट। एंड अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दैट इज एजेंडा 21 जो 1992 में साइन हुआ। गॉट इट माय पॉइंट, ध्यान में रखना। अभी आ जाओ हमारा दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा टॉपिक का है लैंड रिसोर्सेस। ठीक है, नोट्स करते रहो, और जो जो इम्पोर्टेंट है ना वो कंपलसरी आप लोग को नोट्स करो। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम में हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर से कहाँ से भी पूछ लेता है। ठीक है, अभी आ जाओ हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, लैंड रिसोर्सेस। सो लैंड रिसोर्सेस मैं डायरेक्टली समझा देता हूँ। देखो लैंड रिसोर्सेस क्या है, जो लैंड के द्वारा हम बहुत कुछ काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर होता है, जैसे कि हाउस होता है। ठीक है, जैसे कि रोड बनता है, ये होता है लैंड रिसोर्सेस होता है। इसमें थोड़ा देखो, ये ग्राफ को देखो, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो पहला क्या है, पहला दिया है हमारा प्लेन्स। प्लेन्स कितना परसेंट है, 43% है। ठीक है, प्लेन्स एरिया। माउंटेन एरियाज कितना परसेंट है, 30% है। ठीक है, उसके बाद प्लाट्यू एरिया कितना परसेंट है, 27% है। ये ध्यान में रखना, प्लेन्स 43% है, माउंटेन 3% एंड प्लाट्यू 27% है। गॉट इट। अभी आ जा इसका बारे में देखो। सो इंडिया हैज लैंड अंडर वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर, नेमली जो हमारा रिलीफ फीचर आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए, जो कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। सो उसको रिलीफ फीचर बोला जाता है। ठीक है, माउंटेन, प्लेन्स, प्लाट्यू,
आइलैंड, ये सब है। सो अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन्स, कितना है 43% लैंड एरिया इज प्लेन है, जो कि कौन सा एक्टिविटीज होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होता है, इंडस्ट्री एक्टिविटीज होता है प्लेन में, ठीक है। उसके बाद हमारा माउंटेन, माउंटेन कितना परसेंट है 30% है, ठीक है। और ये माउंटेन में क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, ठीक है, टूरिज्म होता है, उसके बाद रिवर प्रोवाइड होता है, जो पेरेनियल रिवर प्रोवाइड होता है, उसके बाद फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्टिंग होता है, ठीक है, ध्यान में रखना ये माउंटेन एरिया का। उसके बाद आ जाओ हमारा प्लाट्यू रीजन, प्लाट्यू रीजन में क्या होता है, तो प्लाट्यू रीजन में माइनिंग मिलता है, जो माइनिंग होता है, मिनरल्स मिलता है, और उसके बाद फॉसिल फ्यूल भी मिलता है, ये प्लाट्यू रीजन। जो प्लाट्यू रीजन हमारा जो पेनिनसुलर एरिया जो उसको होता है प्लाट्यू रीजन होता है, गॉट इट। उसके बाद आ जाओ हमारा कौन सा, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होता है वो देखना, ठीक है। सो लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूटिलाइजेशन इज ए डिफरेंट पर्पस। एक हो गया फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट के लिए लैंड यूज होता है। उसके बाद सेकेंड हो गया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, जो कि लैंड है ना नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन के लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं है, जो कि लैंड बोलते हैं बारन एंड वेस्ट लैंड, ये कल्टिवेशन के लिए अच्छा नहीं है, मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके बाद है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जो कि हम लोग लैंड है लेकिन हम लोग नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन के लिए यूज होता है, बिल्डिंग के लिए होता है, रोड्स के लिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है, के लिए होता है, ब्रिज के लिए होता है, ठीक है। ये हो गया कौन सा है, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस हो गया। उसके बाद हो गया हमारा कौन सा है, थर्ड पॉइंट देखो, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड्स, ठीक है, जो फैलो लैंड्स जो कि हमारा क्या होता है, जो अदर अनकल्टिवेटेड, जैसे कि हो गया परमानेंट पास्चर या ग्रेजिंग, जो पास्चर के लिए गाय चारा देने के लिए या बकरी केटल्स वो सब ग्रेजिंग करने के लिए वो परमानेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रुप्स, जैसे कि हमारा टी कॉफी जो प्लांटेशन किया जाता है वो लैंड हो गया, उसको बोला गया लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, कल्चरल वेस्ट लैंड, जो कि हमारा वेस्ट लैंड है, जो कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, मतलब 5 साल आप लोग को खेती कर रहे मान, इधर देखो ये एक जमीन है, इधर आप लोग खेती कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन छोड़ दिया, अभी कितना हो रहा है 5 साल हो रहा है, ठीक है, छोड़ के बिना खेती करके 5 साल हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कल्चरल वेस्ट लैंड बोलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना कल्चरल वेस्ट लैंड बोलेंगे। उसके बाद आ जाओ हमारा फैलो लैंड्स, फैलो लैंड्स क्या होता है, करंट फैलो लेफ्ट विद आउट कल्टीवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चरल ईयर्स, मतलब अभी इधर ये जमीन है, इधर आप लोग खेती कर रहे हो, तो अभी और खेती नहीं कर रहे, वो बिना खेती करके 1 साल हो गया, तो उसको बोलेंगे कौन सा है, करंट फैलो लैंड्स बोलेंगे, ध्यान में रखना करंट फैलो लैंड्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, बी का देखो, अदर देन करंट फैलो लैंड्स, जो कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 year एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, मतलब ये अदर देन करंट फैलो लैंड्स हो गया, इधर आप लोग खेती कर रहे थे लेकिन अभी अनकल्टिवेटेड मतलब बिना खेती करके 1 साल से 5 साल हो रहा है, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, अदर देन करंट फैलो लैंड्स बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक मतलब इसका लास्ट टॉपिक है, जो नेट सोन एरिया द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नॉन एज नेट सोन एरिया, इसको भी बोला जाता है NSA, ध्यान में रखना NSA, मतलब क्या बोला गया, अभी ये खेती कर रहे हो, ठीक है, ये एक क्या है खेती कर रहे हो, ये खेती किया, इधर से जितने भी हार्वेस्ट किया, जितने भी आप लोग हार्वेस्ट किया वो क्या हो गया आप लोग का नेट सोन एरिया हो गया, ध्यान में रखना, ठीक है, नेट सोन एरिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला गया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नॉन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ध्यान में रखना ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, इसका मतलब क्या होता है, इधर देखो ये एक जमीन है, आपके पास ये जमीन है, ठीक है, आप लोग खेती किया, ये साल खेती किया, तो इसको क्या बोला गया, जो हार्वेस्ट के बाद इसको बोला गया नेट सोन एरिया बोला गया, ठीक है, नेट सोन एरिया का। और नेक्स्ट ईयर खेती करोगे, हार्वेस्ट करोगे, ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो जाएगा, मतलब 1 हेक्टर आप लोगों को खेती किया 1 हेक्टर, उसके बाद नेक्स्ट साल 1 हेक्टर खेती करोगे, जो कितना हो गया 2 हेक्टर हो गया,
आप लोग का जमीन कितना है 1 हेक्टर, लेकिन 1 हेक्टर खेती किया प्लस नेक्स्ट साल 1 हेक्टर खेती किया, सो ये 2 हेक्टर एक जमीन पर तुम लोग का हार्वेस्ट किया, उसको बोला गया कौन सा, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बोला गया। क्या बोला गया, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बोला गया। क्लियर माई पॉइंट। अभी आजा हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, एक मिनट, ओके। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, मतलब इंडिया में लैंड को कैसे यूज किया जाता है, उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, उसका बारे में देखेंगे। देखो, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, climate, soil types, as well as human factors such as population, density, technological capability, and cultural and traditions। देखो, जो हमारा लैंड जो है ना, वो है ना दो हिस्सों में बांटा गया। एक हो गया हमारा जो नेचुरल का हिसाब से, और एक हो गया हमारा ह्यूमन बीइंग का एक्टिविटीज का हिसाब से। जैसे कि ट्रोपोग्राफी का हिसाब से बांटा गया लैंड को, यूज कर रहे हैं, और क्लाइमेट का हिसाब से यूज कर रहे हैं, और सॉइल टाइप, सॉइल टाइप मतलब को क्या हो गया, भावर, खादर, कंकर, ऐसे सॉइल टाइप है ना, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ऐसे है ना, ऐसे उसको बैठाया गया। और कुछ लैंड कैसे यूज कर रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल, मतलब रखना है, बनाना है, इंडस्ट्री वगैरह करना है, और कल्चरल एक्टिविटीज करना है उसमें, उसके बाद ट्रेडिशनल बनाना है जो कि फेस्टिवल वगैरह, सो उसका हिसाब से लैंड यूज होता है। ये होता है लैंड यूज पैटर्न, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हो लैंड यूज पैटर्न कैसे दिया है। इधर आ जाओ, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारे इंडिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान में रखना। लैंड यूज डाटा and however is available only for 93% of the total geographical area, because the land use exporting for most of the northeast state except Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। मतलब क्या बोला है, देखो हमारा कितना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा जमीन है कि नहीं, लेकिन हमको शो होता है 93%, मतलब 100% शो नहीं होता है लैंड, जो लैंड का पैटर्न यूज है शो नहीं होता है। कैसे शो नहीं होता है और क्यों नहीं शो होता है, तो असम रीजन है ना, ये असम रीजन में क्या होता है, कोई सर्वे के लिए जाएगा तो वो उसको भगा दे रहा है, मतलब ये असम रीजन में घुसने के लिए नहीं देते हैं असम एरिया। और कुछ पार्ट है हमारा इंडिया का, कुछ एरिया जो नॉर्थ साइड में, वो चाइना और पाकिस्तान क्या क्या ऑक्युपाई करके रखा है, इसलिए हम लोग को डाटा मिल रहा है, 93% का डाटा मिल रहा है। क्लियर। उसके बाद आ जाओ, ये पॉइंट है, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज। जो पास्चर के लिए, जो कैटल के लिए जो लैंड था ना, वो भी डिक्रीज हो चुका है, ठीक है, डिक्रीज हो चुका है। How how are this is okay? Most of the other than the current fallow land are either of poor quality or the cost of cultivation. Cultivation of such land is very high. Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net sown area, then the percentage of net sown area, NSA full form है, ठीक है, net sown area in India comes to about 54% of the total रिपोर्टिंग एरियाज, ठीक है। जो नेट सोन एरिया जहां पर हम लोग खेती करते हैं ना अनुअली, वो कितना होता है, 54% ही नेट सोन एरिया होता है, ठीक है, ध्यान में रखना, 54 ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। एंड द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इट इज ओवर 80%, कितना है, 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, एंड लेस देन 10% ऑफ इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मतलब 80% कहाँ पर होता है, जो नेट सोन एरिया जो खेती किया जाता है वो पंजाब में, हरियाणा में किया जाता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कितना किया जाता है, वो 90% किया जाता है, ध्यान में रखना, 90% किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फॉरेस्ट आर इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। मतलब ये क्या बोला गया, एक देश में, कंट्री में फॉरेस्ट कितना होना चाहिए,
33% कंपल्सरी होना चाहिए, ठीक है। 33% कंपल्सरी होना चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया पे उतना नहीं है, कितना है 23% कुछ से 23%। सो उतना एरिया हमारा इंडिया पे, एंड एरिया as it was outlined in the नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये कब आया था 1952, 1950। और इसको 1952 भी क्या है, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंट, ठीक है। एंड इट वाज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर maintenance of the ecological balance, the livelihood of a million of people who lived on the finger rings of these forest depend upon it। मतलब ये बोला गया जो बहुत कुछ मतलब बहुत आदमी है वो फॉरेस्ट को डिपेंड करके जीते, उसका लाइवलीहुड फॉरेस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आदिवासी हो गया, वो लोग फॉरेस्ट को ज्यादा डिपेंड करते हैं। ए पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज ए वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। जो लैंड है ना वो लोग नॉन एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, जैसे कि हमारा वेस्ट लैंड हो गया इंक्लूडिंग रॉकी, ये वेस्ट लैंड हो गया। एरिड डेजर्ट एरिया, ये भी हमारा कौन सा वेस्ट लैंड हो गया, मतलब वो नॉन एग्रीकल्चर में जाता है, ध्यान में रखना। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूडिंग सेटलमेंट, रोड्स, रेलवेज एंड इंडस्ट्री। और जो लैंड्स है ना जो एग्रीकल्चर के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, उसमें क्या किया जाता है, सेटलमेंट होते हैं, आदमी रहते, हाउस वगैरह बनाते, रोड्स बनाते, रेलवेज बनाते, इंडस्ट्री वगैरह बनाते, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंसर्व एंड मैनेज इट has resulted in लैंड डिग्रेडेशन। देख, एक जमीन को, ये जमीन है कंटिन्यूसली 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, आप लोग खेती कर रहे, कुछ भी कर रहे, क्या होगा बाद में, क्या लैंड डिग्रेडेशन हो जाए, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन होगा, ध्यान में रखना। एंड दिस इन टर्न हैज सीरियस repercussions on society and the environment। Right। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजरमेंट। और लैंड कैसे डिग्रेडेशन होता है, एरोशन कैसे होता है, उसका प्रॉब्लम कैसे होता है, और उसको कैसे बचाएंगे, कंजर्वेशन कैसे करना है, उसके बारे में देखेंगे। देखो, we have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generation too। मतलब हम लोग पास्ट में भी यूज करके आ रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी लैंड होना जरूरी है। 95% of our basic needs for foods, shelters and clothing are obtained from lands। हमारा जो 95% जो कि बेसिक नीड्स है ना, वो कहाँ से आता है, लैंड से आता है, ध्यान में रखना, लैंड से आता है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली brought about degradation of lands but have also aggravated the peace of natural forces to cause damage to lands। मतलब सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी से लैंड डिग्रेडेशन नहीं होता है, एरोशन नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है, और नेचुरल एक्टिविटी के द्वारा भी लैंड का प्रॉब्लम होता है, डिग्रेडेशन होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट इन लैंड डिग्रेडेशन। जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज हो गया, और जो डिफॉरेस्टेशन का वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, ओवरग्रेजिंग का वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, और माइनिंग क्वेरिंग का वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। माइनिंग साइट आर अबंडनेड आफ्टर evacuation, work is complete leaving deep scar and traces of over burdening। जो माइनिंग है ना, माइनिंग क्या है, ये से आप लोग क्या करेंगे, ये जमीन है, इधर अंदर जाके क्या करोगे, माइनिंग करोगे, ठीक है, कुछ एक्सट्रैक्ट करोगे रिसोर्सेज को, उस टाइम पर उसको बंद नहीं कर रहे, बाद में क्या होगा, कुछ नेचुरल डिजास्टर नहीं तो ह्यूमन बीइंग का एक्टिविटी से ये लैंड क्या हो जाएगा, धस जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो उसका वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। जैसे कि आप लोग देखो कुछ स्टेट में ऐसे ही होता है, इन स्टेट ऑफ लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इसमें क्या होता है, ज्यादा डिफोरेस्टेशन होता है और माइनिंग भी ये होता है, उसका वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। क्लियर माई पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ओवरग्रेजिंग, ठीक है, ये एरिया पे ओवरग्रेजिंग का वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। उसके बाद देखो
इन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये इरिगेशन, इरिगेशन का वजह से लगिंग होता है। लगिंग मतलब क्या होता है, जब इधर पानी डाल रहे हो, ये मान लो कि पानी डाल रहे हो, ऐसे पानी डाल रहे हो, ज्यादा पानी डाल रहे हो, तो क्या होगा, ये पानी के साथ ये जमीन चला जाएगा, मिट्टी चला जाएगी, उसको बोलते हैं लगिंग बोलते हैं, ठीक है। सो इसका वजह से लैंड डिग्रेडेशन, ओवर क्या इरिगेशन का वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। और उसके साथ कौन सा है, इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कलाइन इन द सोइल, द मिनरल प्रोसेस लाइक grinding of limestones and cement industry and calcite and soapstones for ceramic industry generate huge quantity of dust in atmosphere, it is that is the okay डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ। देख, जो इंडस्ट्री वगैरह होता है ना, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गया और केमिकल इंडस्ट्री हो गया, उसका वजह से क्या होता है, बहुत कुछ डस्ट आता है, उसका वेस्टेज बहुत, वो क्या करता है, डायरेक्ट जमीन में डाल देते हैं, नहीं तो पानी में डाल देते हैं। उसका वजह से क्या होता है, जमीन खराब होता है, पानी भी खराब होता है, और क्या होता है, पोल्यूशन होता है, क्या होता है, पोल्यूशन ज्यादा होता है, ठीक है। उसका इंडस्ट्री का वजह से भी होता है। अभी आ जाओ हमारा कौन सा ये कंजर्वेशन कैसे करना है, ठीक है, कंजर्वेशन कैसे करना है। देखो कैसे करना है, आप लोग एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और ओवरग्रेजिंग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और प्लांटेशन करना पड़ेगा, शेल्टर बेल्ट प्लांट्स करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, लैंड सेव रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। और जैसे कि स्टेबिलाईजेशन ऑफ लैंड डून्स, अभी मान लो ये क्या डून्स कैसा रहता है, ऐसे रहता है, ठीक, ऐसा रहता है मशरूम की तरह, मतलब ये डून्स के चारों तरफ क्या करना है, कुछ प्लांटेशन करना है, तभी ये डून्स खत्म नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, लैंड को बचाएंगे, ठीक है, प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। उसके बाद आ जाओ हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, जो टॉपिक सॉइल एज ए रिसोर्सेस, कौन सा है, सॉइल एज ए रिसोर्सेस, ठीक है। इसको थोड़ा देखो, सोइल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, क्या है, ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब रिनो ये सडनली नहीं होता है, ध्यान में रखो। सोइल कैसे बनता है, सोइल रॉक से बनता है, ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोइल रॉक से बनता है, रॉक से बनता है। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, मतलब ये क्या हुआ है, रॉक से तो आता ही आता है, और उसके बाद जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मैटर्स जो होता है ना, उसके साथ भी सॉइल बनता है। एंड द सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम, इन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, मतलब 1 सेंटीमीटर, ध्यान में रखना, 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए कितना साल लगता है, 1000 साल लगता है, ध्यान में रखना, 1000 साल लगता है, 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए 1000 साल लगता है, इसलिए जो मिलियन ईयर्स में कुछ मात्रा में सॉइल बनता है, ठीक है। एंड द सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम, इट इज दैट टेकिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स डेप्थ इन रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन and other forms of life and time are important factor in the formation of soils। आप लोग ये जो लेयर्स देख रहे हो ना, ये जो लेयर्स, ठीक है, ये लेयर्स क्या है, सॉइल बनने के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, क्लाइमेट भी चाहिए, वेदरिंग भी चाहिए, ठीक है, और टेम्परेचर बहुत कुछ चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी चाहिए, रॉक भी चाहिए, तो जो सॉइल बनने के लिए, ठीक है। Various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glacier activities of decomposer living organism contribute to the formation of soil, chemical and organic change which takes place the soil are equally important. So, soil also consisted of organic, humus and इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। देखो हमारा जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर्स किसके साथ है, सोइल के साथ है। सोइल कैसे बनता है, सोइल मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर से, मिट्टी मतलब कौन सा आगे, पत्थर, ठीक है, मेन हो गया पत्थर से, पत्थर से बनता है सोइल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ हमारा कौन सा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। सो सोइल को क्लासिफिकेशन क्या है उसका बारे में देखना है। देखो पहला हो गया कौन सा है, एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल ये ज्यादातर कहाँ पर मिलेगा, नॉर्दर्न एरिया में मिलेगा, नॉर्थ एरिया जो कि प्लेन एरिया, मिडिल, सेंट्रल बोलो, इंडिया का सेंट्रल में मिलेगा ये जो एलुवियल सोइल है, ठीक है। इसका बारे में देखो, this is most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plains are made up of alluvial soil. ये important है ये टॉपिक, इसको थोड़ा मार्क करो, नहीं तो आप लोग को लिखो नोट कर।
सो ये नॉर्दर्न प्लेन जो बना है ना, टोटली ये अलुवियल सॉइल है। ये नॉर्दर्न प्लेन जो आप लोग देख रहे हो, गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, उसके बाद इंडस रिवर्स है ना, तो इसके द्वारा अलुवियल सॉइल बनता है। जैसे कि हो गया हमारे हिमालयन रिवर्स, ये जो है ना हिमालयन रिवर्स, इंडस रिवर हो गया, गंगा रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, इसका वजह से क्या बनता है, अलुवियल सॉइल बनता है। वो ज्यादातर कहाँ पर बनता है, वो नॉर्दर्न प्लेन एरिया में बनता है, ठीक है। एंड दिस सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू द नारो कॉरिडोर, ठीक है। ये और एक्सटेंड हुआ है तो कहाँ पर, राजस्थान को और गुजरात को एक्सटेंड हुआ। कैसे गया, पानी के साथ, नारा, नारा मतलब हो गया ऐसे पानी जा रहा है इधर, ठीक है, इसके साथ ये सॉइल भी जा रहा है, तो ये नारा के साथ भी बन रहा है यहाँ पर राजस्थान एंड गुजरात। Alluvial soil is also found in the eastern coastal plain, particularly in the delta of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, ठीक है। ये जो महानदी उड़ीसा का सबसे बड़ा है, और गोदावरी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, और हमारा महाराष्ट्र का भी, और कृष्णा कावेरी रिवर, ये एरिया पे क्या मिलता है, जो हमारा अलुवियल सॉइल मिलता है। देखो ये अलुवियल सॉइल है, बहुत अप्रोप्रिएट है एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद द अलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, क्या है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, मतलब इसमें क्या मिलेगा, सैंड मिलेगा, सिल्ट मिलेगा और क्ले मिलेगा। as we move inland towards the rivers valley, soil particles appear some what bigger in size। जो सॉइल पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल छोटा छोटा पार्टिकल, ये बड़ा तुमको दिखने के लिए मिलेगा, जो कि वैली एरिया में जाओगे, मतलब वाटर एरिया में जाओगे। And is that near the places of the break of slope, the soil are coarse, such soils are more common in Piedmont plains, such डुआर्स, चोस एंड तेराई। ये क्या है, ये सॉइल का नाम है, ध्यान में रखना। ये कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, शिवालिक का फुटिल, फुटिल मतलब समझता है, मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, तो इसका जो बाजू में, जस्ट बाजू में क्या होगा, उसको फुटिल बोलते हैं। और ये वेस्टर्न वेस्टर्न एरिया में पाया जाता है चोस को। ये सब मिट्टी का नाम है, ध्यान में रखना। And apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age. According to their age, alluvial soil can be classified as also alluvial, that is Bangar। उसके बाद न्यू हो गया, मतलब ये सॉइल को भी एज का हिसाब से क्लासिफाइड किया गया, ठीक है, एज का हिसाब से क्लासिफाइड किया गया। जो कि जो ओल्ड सॉइल उसको बोला गया अलुविलियल ओल्ड सॉइल, ध्यान में रखना, अलुविलियल ओल्ड सॉइल उसको बोला गया भांगर बोला गया, अलुविलियल न्यू सॉइल उसको बोला गया खादर बोला गया, ठीक है। द बांगर सॉइल हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर। क्या, ये जो बांगर सॉइल, ओल्ड अलुविलियल सॉइल में क्या मिलेगा, उसमें कंकर मिलेगा। कंकर मतलब क्या हो गया, पत्थर वगैरह मिलेगा, ओके, पत्थर वगैरह मिलेगा। उसके बाद आ जाओ हमारा नोड्यूल्स दैट द खादर, और खादर में क्या मिलेगा, नोड्यूल्स मिलेगा। नोड्यूल्स मतलब एकदम वो फेटाइल होगा, फेटाइल मिलेगा। इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फेटाइल दैन द बांगर। बांगर से ये ज्यादा फेटाइल होगा, कौन सा, alluvial soil। Alluvial soil as a whole are very fertile, okay, mostly this soil contains adequate proportion of पोटास। देखो ये अलुवियल सॉइल में क्या क्या चीज मिलेगा, पोटास मिलेगा, फॉस्फेरिक मिलेगा, एसिड मिलेगा, लाइम मिलेगा, which are ideal for the growth of sugarcane। सुगरकेन किया जाता है अलुवियल सॉइल में, पेडी किया जाता है जो धान बोलते हैं, वीट किया जाता है जो गेहूं बोलते हैं, उसके बाद सेरेल्स किया जाता है, उसके बाद पल्सेस भी किया जाता है, किसमें, अलुवियल सॉइल में, ठीक है, ध्यान में रखना। और नेक्स्ट कौन सा है हमारा, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लो। ब्लैक सॉइल क्या है, दिस सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नॉन एज रेगुलर सॉइल। देखो रेगुलर सॉइल किसको बोला जाता है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को अनदर नेम क्या है, रेगुलर सॉइल। ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नॉन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। देखो ब्लैक सॉइल में कौन सा खेती किया जाता है, कॉटन खेती किया जाता है, ध्यान में रखना, कॉटन खेती किया जाता है। सो इसका वजह से क्या बोला गया, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला गया। देखो रेगुलर भी बोला गया, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला गया, जो कि ब्लैक सॉइल, ठीक है। इट इज बिलीव दैट climate condition along with the parent rock materials are the important factors for the formation of black soil। मतलब इधर आप लोग देख रहे हो ये
ठीक है, ये जो देख रहे हो, एक मिनट। ओके, ये जो हमारा पैरेंट रॉक्स है ना, ये पैरेंट रॉक्स, ये पैरेंट रॉक्स का वजह से क्या होता है, ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन होता है। ध्यान में रखना, पैरेंट रॉक्स का वजह से ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन होता है। एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टाइपिकली ऑफ द डेकान एरिया। डेकान एरिया कौन सा है हमारा, ये जो पेनिनसुलर एरिया, ठीक है, ये जो पेनिनसुलर एरिया ऐसे रहता है ना, एक मिनट, ये जो पेनिनसुलर एरिया, 1 मिनट, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। जो हमारा ऐसे रहता है ना, ये जो हमारा, ये जो इंडिया का साउथ पार्ट, ठीक है, इंडिया का साउथ पार्ट, ये हो गया हमारा पेनिनसुलर रीजन, जो कि डेक्कन प्लाटियो भी बोलते हैं इसको, ठीक है, डेक्कन प्लाटियो भी बोलते हैं। क्लियर माय पॉइंट। ओके, उसके बाद रीजन दैट ओवर डेक्कन प्लाटियो एंड इज मेड अप ऑफ लावा। ये जो डेक्कन प्लाटियो आप लोग देख रहे हो ना, ये पेनिनसुलर रीजन, ये कैसे बना है, लावा से बना है। एंड दे कवर द प्लाटियो ऑफ महाराष्ट्र एंड सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, ये जो प्लाट्यू कहाँ कहाँ एक्सटेंड हुआ है, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, ये जो प्लाट्यू एक्सटेंड हुआ है। और उसके बाद डायरेक्शन अलोंग विद द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। देखो आप लोग देख सकते हैं, ये जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं इसका अनदर नेम, ध्यान में रखना, एक मिनट इधर है, क्या बोलते हैं, रेगुर सॉइल बोलते हैं, ठीक है, और ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। एंड द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन, क्या है, एक्सट्रीमली फाइन एंड क्लेल मटेरियल्स। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इन addition they are rich in soil nutrition such as calcium कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, ये सब मिलेगा। क्या क्या ब्लैक सॉइल में क्या मिलेगा, कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम मिलेगा, ध्यान में रखना, ठीक है, ब्लैक सॉइल में। ये सब आप लोग देख सकते हो, अलुवियल सॉइल कैसा है, ब्लैक सॉइल कहाँ, ये सब जो डायग्राम है, ये हमारा अलुवियल सॉइल है, कितना मात्रा, तो जो हमारा ये जो ब्लैक सॉइल है आप लोग देख रहे हैं डेक्कन रीजन में, ठीक है, और बहुत कुछ, ये सॉरी, ये हमारा ब्लैक सॉइल है, ठीक है। ओके, तो सॉइल आर जनरली पूर इन फॉस्फेरिक कंटेंट। जो ब्लैक सॉइल में है ना, ये जो फॉस्फेरिक के उतना नहीं होता है, ठीक है, फॉस्फेरिक कहाँ पर, कौन सा सॉइल में होता है, एलुवियल सॉइल में होता है, ध्यान में रखना, फॉस्फेरिक एलुवियल सॉइल में होता है। एंड दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर। और ये जो हॉट वेदर में क्रैक होता है, ब्लैक सॉइल में क्रैक होता है, आप लोग देखो ये सब क्रैक हुआ है, ठीक है, ये सब क्रैक हुआ, क्लियर। ओके, उसके बाद विच हेल्प इन द प्रॉपर erosion of soils, and these soils are sticky when wet and difficult to the work on unless tilled immediately for the first showering or monsoon time। यानी प्री monsoon टाइम, मतलब जब पहली बार बारिश होगा, इस सॉइल पे पहली बार बारिश होगा, उस टाइम पर इसमें काम करने के लिए मुश्किल होगा, ठीक है, काम करने के लिए मुश्किल होगा, और ज्यादा जब बारिश होगा ये इस टाइम पर काम कर सकते हो, तो ये सॉइल पे काम होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्राइस्टलाइन इग्नेस रॉक। जो रेड सॉइल है ना, वो इग्नेस रॉक से बना है। देखो रॉक्स कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, इग्नेस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड अनदर। तुम लोग कमेंट में बताओ, ठीक है, कमेंट में मेरे को बताओ रॉक्स कितने टाइप का होता है। मैं बोल दिया इग्नेस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, और एक रॉक का नाम हो मेरे को बताओ। So of low rainfall that eastern and southern part of the Deccan Plateau, ठीक है, जो ये जो रेड सॉइल में लो रेनफॉल होता है, ठीक है, जो बारिश होता है वो कमती होता है। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन ए पार्ट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड along द पिडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो जो येलो सॉइल कहाँ पर मिला जाता है, ओडिशा में मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, साउदर्न पार्ट ऑफ गंगा में भी मिला जाता है, और वेस्टर्न घाट में भी पाया जाता है, कौन सा है, येलो सॉइल को। एंड दीज सॉइल डेवलप्ड ए राडिस, क्या मतलब कौन सा खेती होता है, राडिस का खेती होता है। राडिस कलर्स ड्यू टू द diffusion of iron in a crystal and metamorphic rocks. It looks yellow when it occur in a hydrate form। जब वह हाइड्रेट फॉर्म में आ जाएगा ये येलो देखेगा, कौन सा है, हमारा रेड सॉइल, ठीक है। उसके बाद टॉपिक आ जाओ, हमारा कौन सी है, शायद यह हमारा लास्ट टॉपिक होगा, शायद लास्ट टॉपिक है, और एक है, और एक है,
सो लिटरेट सॉइल, जो लिटरेट सॉइल जो हमारा जो धूल मिट्टी, ठीक है, धूल मिट्टी सॉइल है उसको बोलते हैं लिटरेट सॉइल बोलते हैं, ठीक है। लिटरेट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जो कि लेटर, ठीक है। ये लिटरेट जो वर्ड्स है ना वो कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया जो कि लेटर से। उसको उसका मीनिंग क्या होता है, ब्रिक्स होता है। लिटरेट मतलब ब्रिक्स होता है। द लिटरेट सॉइल डेवलप्ड अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, ठीक है। जो लिटरेट सॉइल है ना वो कहाँ पर डेवलप है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, और जो कि ड्राई और वेट एरिया में, ठीक है, ये डेवलप होता है। एंड दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन्स, ठीक है। ये लीचिंग होता है, लीचिंग मतलब क्या है, डिजोल्व होता है, मिक्स हो जाता है जब पानी के साथ। जब हैवी रेन होगा, ये मिट्टी मान लो पानी इधर गिर रहा है, तो ज्यादा पानी जब होगा ये मिक्स हो जाएगा, कौन सा है, लिटराइट सॉइल है, ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद हैवी रेन, लिटेराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, मतलब लिटेराइट सॉइल क्या है, डीप टू वेरी डीप होता है। एंड एसिडिक और पीएच, पीएच मतलब वाटर लेवल, ओके, वाटर पावर लेवल इसका कितना है 6.0, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑकर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट, ये ज्यादातर साउदर्न स्टेट में देखने के लिए मिलेगा। और ये इसका वाटर लेवल मतलब पीएच कितना होता है 6.0 होता है। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये लिटराइट सॉइल देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पर, महाराष्ट्र में लिटराइट सॉइल मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, और वेस्टर्न घाट में भी मिलेगा, उसके बाद बंगाल रीजन में मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी मिलेगा, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो, दे आर prone in erosion and degradation due to their position on the land scope, ठीक है। ये जो लैंडस्केप होता है ना वो डिग्रेडेशन हो जाता है, तो क्या हो, ये मान लो मिट्टी, ठीक है, अभी बारिश हो जाएगा ऐसे करके लेके चला जाएगा, इधर देखो इधर दिया है, ये होता है लैंडस्केप, ठीक है। इधर हाई है, ये बारिश जब होगा ये साइड बारिश पानी जाएगा और ये साइड जाएगा, जब ये मतलब ऐसे पानी जाएगा तो ये क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है, क्लियर माय पॉइंट। सो अभी आ जाओ हमारा कौन सा, ओके ये छूट गया। So after adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. जो ये हमारा जो लिटराइट सॉइल है ना, कहाँ पर यूज होता है, ज्यादातर आपको कर्नाटक में, तमिलनाडु पे, ठीक है, और केरल में यूज होता है। किस लिए यूज होता है, ये टी एंड कॉफी उगाने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। रेड लिटराइट सॉइल इज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला आर मोस्टली सस्टेनेबल फॉर द कास्यू नॉट। जो रेड लिटराइट सॉइल है ना वो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरला में किस लिए यूज होता है, कास्यू नॉट के लिए यूज होता है, ध्यान में रखना, कास्यू नॉट के लिए यूज होता है। अभी आ जाओ हमारा कौन सा, एरिड सॉइल, कौन सा है, एरिड सॉइल। एरिड मतलब कौन सा है, सूखा हो गया, डेजर्ट हो गया, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर अब क्या पाया जाता है, कंकर पाया जाता है, देखो, एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर, ठीक है। ये कौन सा है, एरिड सॉइल है ना, रेड से ब्राउन कलर में, एंड दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। तो वो जो है ना उसका जो सलाइनेस होता है, टेक्सचर मतलब, और जो सॉइल का सरफेस, मान लो ये सॉइल है, इसका सरफेस कैसा रहता है, सलाइन रहता है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इन वेरी हाई एंड common salt is obtained by the evaporation water due to the dry climate, high temperature evaporation faster, and the soil lack of humus and moisture. The lower horizontal of the soil are occupied by the conker because of the increased calcium content downwards, ठीक है। मतलब ये क्या बोला गया, जो ड्राई एरिया है, ठीक है, वो ड्राई एरिया में क्या होता है, ज्यादातर एवोपरेशन होता है और टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये एरिया पे क्या पाया जाता है, कंकर पाया जाता है, जो एरिड सॉइल में कंकर पाया जाता है। एंड द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजॉन रेस्ट्रिक्टेड द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जो, ठीक है, एक मिनट, नहीं, ठीक है, ये देख रहे हो, ये जो है ना, ये पानी जो है ना, ये पानी नीचे नहीं जा पाएगा, ये क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब ये एरिड है ना, इसमें ज्यादातर कंकर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ज्यादातर कंकर मिलेगा। उसके बाद
आफ्टर अ प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल से बिकम कल्टिवेबल as been in the केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, ये सॉइल कौन सा एरिड सॉइल कहां पर देखने के लिए मिलेगा? वेस्टर्न राजस्थान में, मतलब राजस्थान डेजर्ट एरिया में देखने के लिए मिलेगा। और अच्छा पानी होगा तभी क्या होगा, ये कल्टीवेशन के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। अभी आजा हमारा कौन सा है? फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल। दीज सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन्स एरिया वेयर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट सॉइल कहां पर मिलेगा? हिली एरिया पे मिलेगा और माउंटेन एरिया पे मिलेगा, जो कि फॉरेस्ट सफिशियंट मतलब ज्यादा फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा, ऐसे फॉरेस्ट ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन्स एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये सॉइल कैसे बनता है? जो माउंटेन्स का वजह से और जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी बैलेंस का वजह से ये सॉइल बनता है। एंड दे आर लोमी एंड silty in valley side and coarse grain in the upper slope. In the snow-covered area of Himalayas, this soil experience denudation। ठीक है, denudation मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सरफेस लेयर। मतलब ये जो एरिया देखो कैसे होता है, ऐसे पहाड़ है, ठीक है, ऐसे पहाड़ है, जब बारिश होगा, ऐसे बारिश होगा, इधर बारिश गिरेगा तो ऐसे पानी जाएगा ना, तो इसमें क्या होता है, जो सॉइल एरोशन होता है, ठीक है, एरोशन होता है, सॉइल रिमूव हो जाता है, उसको बोलते हैं डेनुडेशन होता है। जैसे कि हमारा हिमालय रीजन हो गया। एंड हर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। इसका एसिडिटी क्या होता है? लो ह्यूमस होता है। ह्यूमस मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ठीक है, वो लो होता है। एंड द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पार्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरास एंड अलुवियल फॉर्म्स आर फेट। ठीक है, ये क्या हुआ, जो माउंटेन का नीचे पाया जाता है नीट, जो कि अलुवियल सॉइल, अलुवियल सॉइल जो प्लेन्स एरिया में हम लोग पढ़ के आए, ठीक है, वो एरिया पे पाया जाता है, इस टाइप का सॉइल। और उसके बाद सोइल एरोशन एंड सोइल कंजर्वेशन। सोइल कैसे एरोशन होता है और कैसे कंजर्वेशन होता है, इसमें भी दो एक्टिविटीज है, एक है नेचुरल एक्टिविटीज और एक है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटीज का वजह से क्या होता है? सोइल एरोशन होता है और कंजर्वेशन भी होता है। और नेचुरल एक्टिविटी का वजह से भी सोइल एरोशन होता है और कंजर्वेशन भी होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, देखो, द denudation of the soil cover and subsequently subsequent washing down is described as soil erosion। मतलब क्या हो गया, देखो, अभी मान लो इधर सोइल है, कुछ वाटर इधर जा रहा है, मतलब वाटर पास हो रहा है, एक मिनट, वीडियो स्लो लग रहा है तो स्पीड करके देखो, ठीक है, स्पीड बढ़ा के देखो। तो क्या है, इधर मान लो कि ऐसे वाटर जा रहा है, वाटर जा रहा है, वाटर के साथ क्या होगा, सोइल भी चला जाएगा, तो इसलिए उसको बुलाया गया सोइल एरोशन बुलाया गया। ठीक है, जो सोइल एक जगह से दूसरा जगह चला जाता है तो उसको बुलाया गया सोइल एरोशन बुलाया। द प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन एंड एरोशन go on simultaneously and generally there is a balance between two। Sometimes the balance is distributed due to the human activities like deforestation, overgrazing, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। ठीक है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से सॉइल एरोशन होता है, जैसे कि डिफोरेस्टेशन की वजह से, ओवरग्रेजिंग का वजह से और कंस्ट्रक्शन और माइनिंग एंड क्वेरिंग का वजह से होता है। ठीक है, while natural forces like wind, glacier and water led to soil erosion। वाटर का वजह से, ग्लेशियर का वजह से, विंड का वजह से सॉइल एरोशन भी होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। The running water cuts through the clay soils and makes a deep channel is गालिस। देखो क्या होता है, ऐसे ये इसको बोलते हैं गालिस बोलते हैं। ठीक है, पानी का वजह से क्या हो गया, ये पानी, ठीक है, पानी ऐसे है, पानी ऐसे, उसका वजह से क्या हो गया, इधर दरार पड़ गई, क्या हो गया, दरार पड़ गई, इसको बोलते हैं गालिस बोलते हैं, ध्यान में। एंड द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इज नॉन एज बैड लैंड। जो कि लैंड कल्टीवेशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, उसको बोला गया बैड लैंड बोला गया, ध्यान में रखना। इन चंबल बेसिन सच एज लैंड आर कॉल्ड रेवाइंस। रेवाइंस मतलब हो गया स्टेप्स हो गया। ठीक है, ये चंबल, चंबल मतलब क्या था, ये रिवर का नेम है। ठीक है, किसका ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी है, ध्यान में रखना। सो ये क्या हो गया, ये जो रिवाइन है ना, ये चंबल एरिया पे क्या करते हैं, ये रिवाइन जैसा फार्मिंग करते हैं, मतलब स्टेप करके, ऐसे स्टेप बना के फार्मिंग करते हैं, ध्यान में रखना।
and sometimes water flows as seeds over large area down a slope। ठीक है, जैसे कि ऐसे माउंटेन हो गया, ठीक है, उसके बाद ऐसे पानी इधर गिर रहा है, ऐसे स्लोप से जा रहा है, इसका वजह से भी क्या सोइल एरोशन, ठीक है। एंड इन सच केस द टॉप सॉइल वास्ट आवे, जो टॉप सॉइल है ना, ऐसे ये टॉप सॉइल है वो क्या आता है, वास्ट हो जाता है, ध्यान में रखना। दिस इज नॉन एज सेट एरोशन। सेट एरोशन मतलब समझता है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे हाइट है, इधर पानी गिरा, ऐसे सॉइल एरोशन हो गया, ठीक है, मतलब पानी के साथ सॉइल लेके गया, उसको बोला गया सीट एरोशन बोला। एंड विंड ब्लो सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नॉन एज विंड एरोशन। हवा के साथ जो सॉइल एरोशन होता है उसको बोलते हैं विंड एरोशन, ठीक है। सॉइल एरोशन इज आल्सो कॉजेस ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के वजह से भी सॉइल एरोशन होता है, प्लगिंग का वजह से भी सॉइल एरोशन होता है, और रॉन्ग कल्टीवेशन का वजह से भी सॉइल एरोशन होता है। कैसे एरोशन होता है ये मैं डायरेक्टली समझा देता हूँ। देखो, आप लोग के पास से ऐसे टाइप जमीन है, ठीक है? आप लोग ऐसे कल्टीवेशन करोगे, मतलब प्लॉइंग ऐसे करोगे, तो क्या होगा, इधर रूट बन गया, तो जब बारिश होगा ना ये डायरेक्टली नीचे चला जाए। तो आप लोगों को कैसे कल्टीवेशन करना पड़ेगा, मतलब खेती कैसे करना पड़ेगा। अभी मान लो आप लोग के पास जमीन हाइट जमीन है, ठीक है, हाइट जमीन, तो आप लोग ऐसे जमीन है, तो ऐसे जमीन है तो आप लोग ऐसे खुदाई करोगे, ऐसे खुदाई, तो ये स्टेप बन जाएगा, ठीक है, तो इसमें सॉइल एरोशन नहीं हो। गॉट इन माय पॉइंट है, इतना ही था। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। थैंक यू है।